यह एपिसोड शुरू होता है एक बेहद जोशीले मैच से, जहां पूरा मैदान एक्साइटमेंट से भरा है। खासकर लड़कियां तो पूरी तरह फिदा हैं अपने हैंडसम क्लासमेट इगाराशी यूसुके पर, जो अपनी जबरदस्त स्किल्स से मैच जीत रहा है। तभी उसकी एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होती है अपने साथी नानाशिमा के साथ, और ये सीन हमारी मेन हीरोइन सेरिनुमा के की नजर से बिल्कुल नहीं बचता। असल में के एक फुजोशी है, यानी वो उन लड़कियों में से है जिन्हें दो लड़कों के बीच थोड़ी सी भी बॉन्डिंग दिखे तो उनके दिमाग में रोमांटिक बीएल स्टोरी लाइन अपने आप चलने लगती है, और बस इगाराशी और नानाशिमा को साथ देखकर वो एक पूरा रोमांटिक सीन इमेजिन करने लगती है। दो प्रिंस, एक फ्रेंडशिप जो शायद उससे कुछ ज्यादा है। इसी डिल्यूजनल मोड में डूबी के को पता ही नहीं चलता कि नानाशिमा उसके करीब आ चुका है बॉल कैच करने के लिए, और गलती से वो के पर ही गिर पड़ता है जैसे वो कोई ह्यूमन कुशन हो। बेचारा इगाराशी तो बस गेम में बिजी था, पर साइड में खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड नकानो अमाने सब कुछ देख रही थी। वो भी खुद एक एक्सट्रीम फुजोशी है। दोनों मिलकर बस यही सोचने लगती हैं कि इगाराशी और नानाशिमा की जोड़ी कितनी क्यूट लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है शिनोमिया हायातो की, जो के को उठाने आता है क्योंकि किसी और को स्ट्रेचर चाहिए था। वो थोड़ा रुका है, पर के को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और उसकी दोस्त एकने फिर उसी पर क्रश खाने लगती हैं। कितना हैंडसम है ये भी। क्लास में लौटते वक्त के मिलती है असुमा मुत्सुमी से, जो हिस्ट्री क्लब का लीडर है और के का सीनियर भी। वो के की चोट की चिंता करता है, लेकिन तभी अंदर आता है परेशान इगाराशी, जो नानाशिमा को मजबूर करता है के से माफी मांगने के लिए। नानाशिमा तो पहले मना करता है, लेकिन फिर मजाक में कह देता है कि के सॉफ्ट बॉडी की वजह से उसे कुछ हुआ नहीं, और पूरी क्लास हंसने लगती है। लेकिन के को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो सिर्फ इगाराशी और नानाशिमा की बॉन्डिंग पर है। क्लास खत्म होते ही वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड घर की ओर भागती हैं। दोनों एक्साइटेड हैं क्योंकि आज रात उनकी फेवरेट याओई एनिमे सीरीज का नया एपिसोड आने वाला है। लेकिन एपिसोड खत्म होते ही के पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर, जो नानाशिमा जैसा दिखता था, मर जाता है। वो इतना ज्यादा रोती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा घर जाग जाता है। अगले दिन से के एक गहरी डिप्रेशन में चली जाती है। पूरा हफ्ता स्कूल नहीं जाती, कुछ खाती नहीं, नहाती नहीं, कुछ नहीं। उसकी माँ परेशान होकर उसके बड़े भाई ताकुरो को बुलाती है, जो आखिरकार दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है। के खुद को चादर में लपेटे छुपी हुई होती है, लेकिन जब वो जबरदस्ती उसे उठाते हैं तो आखिरकार के मान जाती है। लेकिन जब वो नहाने जाती है और शीशे में खुद को देखती है तो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे लगता है जैसे सामने कोई एनिमे पोस्टर लगा हो, लेकिन नहीं, दैट्स एक्चुअली हर। उसकी सारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो अब बेहद खूबसूरत लग रही है। घर वाले भी दंग रह जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। क्या ये वही सेरिनुमा के है? उसके कपड़े अब बड़े पड़ गए हैं, इसलिए उसने यूनिफॉर्म एडजस्ट करके पहना है, और जैसे ही वो क्लास में एंट्री करती है, हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे पहचानने में वक्त लगाती है, और के वो बस एक ही चीज सोच रही है, अब इगाराशी और नानाशिमा की स्टोरी लाइन आगे कहाँ जाएगी। लगभग रोते हुए के स्कूल की ओर भाग रही थी, अब भी अपनी फेवरेट सीरीज के उस दर्दनाक एपिसोड के सदमे में जहाँ उसका पसंदीदा कैरेक्टर मर गया था। उसने उस दिन इतना रोया था कि गुस्से में अपना फोन तक तोड़ दिया था, इसलिए किसी से संपर्क भी नहीं कर सकी। जब वो आखिरकार स्कूल पहुंची तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अमने ने पहले तो उसे पहचाना ही नहीं, पर जैसे ही के ने कुछ कहा, उसकी आवाज सुनकर वो समझ गई कि ये सच में वही है। क्लास के सारे बच्चे हैरान रह गए। सब उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इतना ज्यादा वजन सिर्फ एक हफ्ते में कैसे घटा लिया। पूरा क्लासरूम लिटरली डिसबिलीफ में था उसके इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। तभी इगाराशी ने उसे भीड़ से अलग किया ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन तभी वो खुद उसकी खूबसूरती देखकर स्टन्ड रह गया। वहीं नानाशिमा भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खो गया, जैसे किसी ट्रांस में हो। फिर अचानक रिएक्ट करते हुए के पास आया, पर तारीफ करने के बजाय उसने चिढ़ाते हुए कहा कि पहले तो तू चलती फिरती मोटू बॉल थी। के की आंखों में आंसू आ गए और वो क्लास से भाग निकली। लेकिन असल में वो नानाशिमा की बात से दुखी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसका चेहरा उसे याद दिला रहा था उसी कैरेक्टर की, जो उसकी फेवरेट सीरीज में मर गया था। भागते भागते वो गलियारे में शिनोमिया से टकरा गई, जो पहले तो हमेशा की तरह रूखा बर्ताव करता है, लेकिन जब उसकी नजर के पर पड़ती है और वो पहचान नहीं पाता कि ये वही है, तो उसका लहजा अचानक नरम पड़ जाता है। के गिरकर अपने घुटनों को चोट लगा बैठती है, और शिनोमिया सरप्राइजिंगली उसकी मदद करता है, उसे उठाकर इन्फर्मरी ले जाता है। के हैरान थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना कोल्ड लड़का इतना केयरिंग भी हो सकता है। इन्फर्मरी में पहले से मौजूद था मत्सुमी, जिसका हाथ एक बिल्ली ने खरोंच दिया था। वही पहला इंसान था जिसने के को उसके बदले हुए लुक के बावजूद तुरंत पहचान लिया। उसने सबके सामने उसे नाम लेकर पुकारा, और तभी शिनोमिया को एहसास होता है कि ये खूबसूरत लड़की असल में वही के है। के चेहरे पर राहत झलकती है। वो सोचती थी कि अब वो पूरी तरह बदल गई है, पर मुत्सुमी मुस्कुराकर कहता है कि तुम तो अब भी वैसी ही प्यारी और दयालु हो जैसी पहले थी। लेकिन के का सामान्य जीवन यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो नानाशिमा, शिनोमिया, इगाराशी और मुत्सुमी चारों ही उसके आसपास मंडराने लगते हैं। सब एक साथ उसे डेट पर जाने के लिए पूछते हैं, और के थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कह देती है। फिर
वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अमाने के पास जाती है कपड़े और सलाह लेने के लिए। अमाने पूरी सिचुएशन देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल ऑटोमे गेम जैसा लग रहा है और के बस शर्माते हुए मुस्कुरा देती है क्योंकि वो तो अब तक सिर्फ 2D दुनिया में जीती आई थी। उसे असली 3D लड़कों से डील करना ही नहीं आता। अब सबका ध्यान के पर है और वो इससे काफी असहज महसूस करती है। अमाने, जो खुद अपने बॉयफ्रेंड से अपना ओटाकू साइड छुपाती है, उसे भी सलाह देती है कि अपना ओटाकूपन थोड़ा छुपा कर रख वरना सब डर जाएंगे। के फिर अपने चारों डेट्स के साथ मूवी देखने जाती है। मूवी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस ये देख रही थी कि चारों लड़के कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि अपने दिमाग में उन्हें पैर अप कर सके। तभी इगाराशी उसे सबसे अलग खींचकर फोटो बूथ में ले जाता है, लेकिन तभी नानाशिमा टपक पड़ता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है भाई। और के का फूजोशी ब्रेन फुल ऑन एक्टिवेट हो जाता है। वो कोशिश करती है कि डेट नॉर्मल रहे और उसका ओताकू साइड सामने ना आए, लेकिन जब उसे नजदीक की दुकान में अपनी फेवरेट सीरीज का लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज दिखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती, भागकर वहां चली जाती है और पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। अब उसे शर्म आती है कि शायद अब ये लड़के उससे दूरी बना लेंगे, पर तभी मुत्सुमी मुस्कुराकर कहता है, ऐसा होना तो अच्छा है। तुम्हारी आंखों में जब अपने शौक की बात होती है तब सबसे ज्यादा चमक होती है। बाकी तीनों भी मान जाते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार वो जहाँ चाहेगी वहीं घूमेंगे। के खुश होकर उन्हें थैंक यू गिफ्ट देती है, अपने फेवरेट कैरेक्टर का एक एक की चेन। सब हंसते हुए ले लेते हैं और जब इगाराशी उसी की चेन को अपने बैग पर लगाता है तो नानाशिमा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो ऐसे एनिमे स्टफ बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दोनों साथ निकलते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर, जहां के अपने पुराने कॉन्फिडेंस के साथ शानदार परफॉर्म कर रही होती है। खेलों में तो के पहले से ही अच्छी थी, यहाँ तक कि वजन घटाने से पहले भी वो काफी एक्टिव रहती थी। एक दिन कुछ लड़कियां उससे मदद मांगती हैं कि वो उनके फुटबॉल टीम की एक सदस्य की जगह खेले क्योंकि उनकी एक फ्रेंड की टांग में चोट लग गई थी। के तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ पता है। आखिर उसने इतने सारे स्पोर्ट्स एनिमे देखे हैं। लेकिन असलियत में मैदान पर उतरते ही उसे एहसास होता है कि खेलना टीवी पर देखने से बहुत अलग है। वो इगाराशी से मदद मांगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी अपनी प्रैक्टिस है, तो वो सुझाता है कि नानाशिमा उसे ट्रेन करे, मगर नानाशिमा साफ मना कर देता है, मुझे ऐसे कामों का टाइम नहीं। लेकिन के हार नहीं मानती और खुद ही प्रैक्टिस शुरू कर देती है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी अब भी उस लेवल की स्ट्रेंथ की आदी नहीं थी। जब इगाराशी उसे मेहनत करते देखता है तो मजाक में कह देता है कि तू तो बिल्कुल नए जन्मे हिरण जैसी कांप रही है। के फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती, भले ही उसकी प्रैक्टिस में कोई खास प्रगति न दिखे। उसी वक्त नानाशिमा सुन लेता है कि बाकी लड़कियां के बारे में कह रही हैं कि वो तो टीम के काम की नहीं। उसे गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ से बोल पड़ता है। उसी दिन नानाशिमा नोटिस करता है कि के शॉट्स में एक अजीब सी कर्व मोशन है, बॉल हमेशा मुड़कर गोल की ओर जाती है। तब उसे एहसास होता है कि के में कुछ तो खास है और वो खुद उसके साथ प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। मैच का दिन आता है। टीम की बाकी लड़कियां अब भी के को कम आंक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी उस अनोखी कर्व शॉट स्किल से गोल कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं और नानाशिमा पहली बार के को रियल रिस्पेक्ट से देखने लगता है। उसे अब समझ आता है कि के भले ही अजीब हो लेकिन बहुत मेहनती और दिलचस्प इंसान है। कुछ ही समय बाद गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आती हैं और के पहले से ही सोच रही होती है कि वेकेशन प्लान्स क्या होंगे, लेकिन तभी टीचर ऐलान करता है कि अगर वो अगला एग्जाम फेल कर गई तो उसे 2 हफ्ते की छुट्टी स्कूल में ही रिमेडियल क्लासेस में बितानी पड़ेंगी। मुत्सुमी तुरंत उसकी मदद की पेशकश करता है और बाकी तीनों लड़के भी स्टडी हेल्प के बहाने उसके साथ पढ़ाई करने की ठान लेते हैं। असल में क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि के और मुत्सुमी अकेले रहे। सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिनोमिया और नानाशिमा की छोटी सी बहस इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वे पास के कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां भी माहौल सही नहीं बनता। आखिरकार इगाराशी सुझाव देता है कि सब कै के घर चलकर पढ़ते हैं। के थोड़ा घबराती है पर मना नहीं कर पाती। वो भागकर अपना कमरा साफ करने लगती है क्योंकि वहां हर तरफ याओई मंगस और उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स का सामान बिखरा पड़ा था। जब लड़के उसके घर पहुंचते हैं सब मिलकर पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और के फौरन उसे बाहर धकेल देती है ताकि कुछ गड़बड़ न हो। लेकिन उसकी माँ तो खुश हो जाती है, आखिरकार मेरी बेटी घर लड़के लाई है। इस बीच लड़के मौका पाकर के का कमरा एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें उसके फेवरेट कैरेक्टर का ऑल्टर दिखता है जो उसने मोमबत्तियों और पोस्टर्स से सजाया हुआ था। मुत्सुमी बड़े प्यार से उसके सामने झुककर कहता है RIP भाई, और बाकी तीनों भी उसकी नकल करते हुए कॉन्डोलेंस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं, जिससे के का चेहरा लाल पड़ जाता है।
है। इसी दौरान के का भाई कमरे में घुस आता है, सबको चेतावनी देने कि मेरी बहन बहुत गिरी पड़ी किस्म की है, संभल कर रहना। लेकिन चारों हंसकर बात टाल देते हैं। उन्हें तो अब तक सब पता चल चुका है। वो के क्लोजेट की ओर बढ़ता है जहाँ उसने सारे रोमांस मांगा छिपा रखे थे, लेकिन मुत्सुमी शांति से उसे बाहर निकाल देता है। थोड़ा पर्सनल स्पेस रहने दो। दिन के अंत में मुत्सुमी काई को एक प्यारा सा पेंसिल गिफ्ट करता है गुड लक के लिए, और बाकी तीनों को भी वैसा ही देते हुए कहता है ताकि तुम सब मिलकर पास हो जाओ। कुछ दिनों बाद क्लास में सब कल्चरल फेस्टिवल की प्लानिंग करते हैं। लड़के सुझाव देते हैं कि मैड कैफे बनाते हैं जहाँ लड़कियां मैड आउटफिट्स पहने। के तुरंत हंसते हुए जवाब देती है ठीक है, लेकिन तब तुम लोग भी मेड ड्रेस पहनोगे। सबके हंसते हुए यही तय हो जाता है। लंच टाइम पर पांचों फिर मिलते हैं इस प्लान पर बात करने, और वहीं से के की कहानी एक और फनी केओस की ओर बढ़ने लगती है। यह सब एक अलग क्लास में शुरू होता है जहाँ के सबको बताती है कि उनके स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में वो लोग एक नाटक प्ले करने वाले हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो खुद उस नाटक की प्रिंसेस बनने वाली है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन माहौल में एक्साइटमेंट भर जाती है। तभी इगाराशी बहुत खुश होकर कहता है कि वो उसकी प्रोड्यूसर बनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि के सबसे सुंदर प्रिंसेस बने। वहीं नानाशिमा और बाकी सबको कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम मिलता है। अब के पूरी तरह से फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी है, आइडियाज ढूंढ रही है, डिजाइन सोच रही है। सबको मेजरमेंट्स लेने के लिए उसने हॉल में बुलाया। तभी इगाराशी का के साथ ऑलमोस्ट एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, लेकिन उसी वक्त शिनोमिया आकर बीच में टोक देता है। उसे थोड़ा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि के उसे कभी एक लड़के की नजर से नहीं देखती। लेकिन जब के कैजुअली उससे बात करती है तो उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स जाग उठती हैं। ये देखकर नानाशिमा तुरंत बीच में आ जाता है और माहौल थोड़ा फनी हो जाता है। मेजरिंग टेप लेकर सबके बीच टेंशन और कॉमेडी दोनों ही क्रिएट हो जाती है। दिन बीतते हैं। के कॉस्ट्यूम्स तैयार करने में इतना बिजी हो जाती है कि सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगता है। लड़के हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन के कहने पर वे मुत्सुमी की मदद करने चले जाते हैं। वो अकेली मेहनत करती रहती है और इगाराशी उसे दूर से देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो उसके लिए तो सब कुछ कर रहा है, पर के तो उनके साथ है ही नहीं। आखिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है। के ने सारे कॉस्ट्यूम्स टाइम पर पूरे कर लिए, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी एक शिंगेकी नो क्योजिन वाला आउटफिट बना दिया। इगाराशी भी उसी थीम में तैयार होता है और नानाशिमा ने वो कपड़े पहने जो के फेवरेट कैरेक्टर पहनता है। सब हंसते मुस्कुराते अपने घर लौटते हैं और बात करते हैं कि शिनोमिया के प्ले में जाना है या नहीं। के सबको साथ घूमने का ऑफर देती है, लेकिन इगाराशी साफ मना कर देता है। कहता है कि वो अपने लव राइवल्स के साथ दोस्ती का नाटक नहीं करना चाहता। ये सुनकर शिनोमिया और नानाशिमा भी सोच में पड़ जाते हैं। के तो बस फेस्टिवल एंजॉय करना चाहती है, लेकिन सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तभी मुत्सुमी बीच में आता है। के सोचती है कि वो कुछ मैच्योर बोलेगा, लेकिन वो तो मजाक में बोल देता है कि एक सेकंड राउंड निकाल लेते हैं ताकि हर कोई के साथ टाइम बिता सके। सब मान जाते हैं और अब शुरू होता है कि डेट माराथन। सबसे पहले नानाशिमा का नंबर आता है। वो मौका लेकर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुत्सुमी आकर बीच में टोक देता है। असल में सबने तय किया था कि हर कोई अपनी अपनी बारी में ही टाइम बिताएगा। मुत्सुमी के को खाना खिलाने ले जाता है और दोनों का मोमेंट बहुत प्यारा होता है, इतना कि के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन तभी फिर इगाराशी एंट्री लेता है और उसे लेकर चला जाता है शिनोमिया के थिएटर परफॉर्मेंस में। वहाँ थोड़ा रोमांटिक माहौल बनता है। इगाराशी को के साथ कुछ प्राइवेट पल मिल जाते हैं। नाटक खत्म होते ही अगली बारी शिनोमिया की होती है। वो के को एक हॉन्टेड हाउस ले जाता है ताकि उसे साबित कर सके कि वो डरता नहीं, मैं भी मर्द हूँ। लेकिन होता उल्टा, सबसे ज्यादा वही डर जाता है, इतना कि एक बार तो डर के मारे शिनोमिया के पर ही गिर जाता है और सीधा उसके सीने पर। दोनों के गाल लाल हो जाते हैं और शर्म के मारे के वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और पूरा दिन बताती है कि क्या क्या हुआ। के हमेशा से दूसरों की लव स्टोरीज देखने की आदी थी, पर अब जब वो खुद सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। पहले सबके साथ रहना उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब सब उसके लिए लड़ रहे हैं और वो खुद इमोशनली कंफ्यूज्ड है। वो सबसे दूर जाने की सोचती है, लेकिन तभी कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसे भागना पड़ता है। तभी बाकी लड़के आकर उसे बचा लेते हैं। फिर के सबको रोककर साफ साफ बताती है कि वो इस सब से कैसे महसूस कर रही है। कोई उसे दीवार से टिका देता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई मुंह में खाना खिलाता है। ये सब जेस्चर्स उसके लिए बहुत ज्यादा हैं। वो नहीं जानती कि कैसे रिएक्ट करे। सब लड़के अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, सिवाय मुत्सुमी के, जो अब भी सबसे चिल रहता है। जो होना है हो जाएगा। लड़के आखिरकार समझ जाते हैं कि उन्होंने के साथ बहुत जल्दबाजी कर दी थी।
जाएगी, इसलिए सब तय करते हैं कि अब वो पहले की तरह नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही रहेंगे और साथ वक्त बिताएंगे। एक दिन जब सब कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तो बात निकलती है कि क्रिसमस ईव पर क्या किया जाए। हर कोई अलग अलग प्लान्स बताता है, कोई मूवी देखने का कहता है, कोई डिनर का। लेकिन के पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती है कि उस दिन वो कॉमिकेट, एक बड़ा एनिमे मांगा कन्वेंशन जाने वाली है, क्योंकि वो उसी दिन आयोजित होता है। ये सुनकर लड़के सोचते हैं अगर के वहाँ जा रही है तो वे भी उसी के साथ जाकर दिन सेलिब्रेट करेंगे, ताकि फेस्टिवल प्लस क्रिसमस दोनों साथ में मना सकें। फेस्टिवल के दिन के सबको सुबह 5 बजे बुलाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो देर से पहुंचे तो सारी रेयर मैगजीन्स और मांगास खत्म हो जाएंगी। सबको लंबी लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है और अंदर पहुंचने तक उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी सब के की मदद में लग जाते हैं। वो हर जगह भाग दौड़ कर सारे मांगा और लाइट नॉवेल्स इकट्ठे कर रही है और लड़के उसके लिए पूरे कन्वेंशन में बिखर जाते हैं। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और ही है। हर तरफ याओई, फैन सर्विस और फैन गर्ल्स की भीड़ है, जो इन लड़कों को देखकर अपनी ही फैंटेसीज में खो जाती हैं। बेचारे लड़के हर तरफ से ऑकवर्ड मोमेंट्स झेलते हैं। के आखिरकार अपना मांगा ट्रेजर लेकर तय जगह पर लौटती है, लेकिन तभी एक अजीब और परवर्टेड आदमी उसकी फोटो खींचने लगता है। के मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी एक कॉस्प्लेयर जो सेबास्टियन कुरोशित्सुजी एनिमे का कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में होता है, आगे आकर उस क्रीप को भगा देता है। थोड़ी देर बाद कै के दोस्त पहुंचते हैं, जो इतने बड़े कन्वेंशन में भटक गए थे। वो कॉस्प्लेयर जाते जाते कै के दोस्तों पर कुछ हल्के सार्कास्टिक कमेंट्स करके निकल जाता है। दिन खत्म होते होते सब थक कर चूर हो जाते हैं, इतने कि के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने की भी एनर्जी नहीं बचती। बाद में स्कूल लौटने पर के अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है, खासकर ये कि वो सेबास्टियन वाला कॉस्प्लेयर किससे मिली थी। लेकिन उसकी फ्रेंड की आंखें खुली रह जाती हैं जब उसे पता चलता है कि वो लड़का असल में उनकी ही स्कूल की स्टूडेंट है, और वो भी जूनियर। उसका नाम है शिमानी शिमा, एक सुंदर, टैलेंटेड और अमीर लड़की। के सबको शिमा से मिलवाती है और सब इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कि वही कॉस्प्लेयर थी जो कन्वेंशन में मिली थी। बस फर्क ये कि अब उन्हें पता चल गया कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। शुरू में तो सबको लगता है कि शिमा कोई रोमांटिक राइवल नहीं है, लेकिन जल्दी ही सबको एहसास होता है कि शिमा तो लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर है। वो इतनी चार्मिंग और कॉन्फिडेंट है कि लड़के थोड़े हताश महसूस करने लगते हैं। हम तो एक दिन में इतनी अटेंशन नहीं पाते जितनी ये 1 घंटे में पा लेती है। शिमा काय को अपने घर इन्वाइट करती है साथ वक्त बिताने के लिए, और जैसे ही लड़के ये सुनते हैं तुरंत कहते हैं कि वो भी चलेंगे। शिमा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, लेकिन एक फेवर करना होगा जो मैं बाद में बताऊंगी। जब सब शिमा के घर पहुंचते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो तो एक बड़ी सी लग्जूरियस मैंशन में रहती है, सर्वेंट्स और आर्ट स्टूडियो तक मौजूद हैं। सब हाउस टूर में खो जाते हैं और के तो शिमा से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। बाकी लड़के भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा इंटिमिडेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि शिमा खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी, रिच भी और मल्टी टैलेंटेड भी। फिर शिमा सबको फेवर बताती है, मुझे कुछ मॉडल्स चाहिए, तुम सब मेरे लिए पोज करोगे। सब थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन के हंसकर हाँ कह देती है और तभी सच्चाई सामने आती है। असल में शिमा एक फुजोशी है, यानी वो लड़कों की लव स्टोरीज इमेजिन करने की शौकीन है। वो उन सबको अपने याओई स्टाइल आर्ट के लिए मॉडल बना रही थी। माहौल में कॉमेडी और टेंशन दोनों ही भर जाते हैं। इसी दौरान जब के और शिमा पास बैठी होती हैं, शिमा अचानक उसे किस कर देती है और के पूरी तरह शॉक में चली जाती है, क्योंकि ये उसका पहला किस होता है। सब कुछ ठहर जाता है। शिमा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम सब मुझे लाइटली मत लेना, मैं भी तुम्हारी लव राइवल हूँ। लड़के स्टंड रह जाते हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि शिमा बस मजाक कर रही थी। वो असली राइवल नहीं थी, बस सबके साथ थोड़ा खेल रही थी। के टीवी पर अपनी फेवरेट एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू देख रही होती है, तभी उसे शिमा की हरकतें याद आती हैं और सोचती है कि उसकी जिंदगी भी अब किसी एनिमे जैसी क्रेजी चल रही है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है जब के को सैन वैलेंटाइन के मौके पर होने वाले एक खास इवेंट के बारे में पता चलता है। उसे इस इवेंट में दिलचस्पी इसलिए होती है क्योंकि इसका इनाम है उसके सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया एक स्पेशल ड्राइंग। क्लास के दौरान जब वो ये बात नानाशिमा को समझा रही होती है, तभी शिमा वहाँ आ जाती है। नानाशिमा कोशिश करता है कि शिमा के ज्यादा करीब ना आए, लेकिन शिमा को भी इस वैलेंटाइन इवेंट की खबर लग चुकी होती है और वो खुद के को सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर चॉकलेट बनाएं, ताकि उनके सारे सूटर्स यानी चाहने वाले थोड़ा शांत रहे। शिमा इतनी आगे बढ़कर कहती है कि वो सब लड़कों को भी साथ बुला ले, ताकि सब मिलकर इसे एक फन एक्टिविटी बना दें। फिर सब शिमा के घर पहुंचते हैं और हमेशा की तरह उसकी बड़ी सी लग्जूरियस मैंशन देखकर सब फिर से दंग रह जाते हैं। अब सब लोग मिलकर चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। के अपने दिल से कोशिश करती है, लेकिन उसकी चॉकलेट का टेस्ट इतना खराब होता है कि खुद वो उसे खा लेती है, क्योंकि किसी और को देने लायक नहीं थी। अब सबको लगता है कि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होगा, तो शिमा एक ब्रिलियंट आइडिया देती है, हम लोग
लोग 3D चॉकलेट स्कल्पचर्स बनाएंगे। सब अपने अपने डिजाइन पर लग जाते हैं, लेकिन केई जितनी बार कोशिश करती है हर बार डिजास्टर हो जाता है। 24 घंटे की मेहनत के बाद वो जो बनाती है उसे देखकर सब बोल पड़ते हैं, ये क्या है, मॉडर्न आर्ट। जबकि शीमा की स्कल्पचर परफेक्ट निकलती है, इतनी खूबसूरत कि सब मान लेते हैं कि कॉन्टेस्ट में भेजना उसी का काम चाहिए। लेकिन सबको चौंकाते हुए केई डिसाइड करती है कि वो अपनी ही बनाई हुई स्कल्पचर भेजेगी, क्योंकि ये कंटेस्ट सिर्फ लुक्स पर नहीं बल्कि इमोशंस पर भी चलता है। और उसकी चॉकलेट में उसका सारा प्यार भरा हुआ था अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर शियोन के लिए, जो उसकी कहानी में मर गया था। के सबको ये बात बताकर हर एक लड़के को भी एक एक चॉकलेट देती है। इस दौरान इगाराशी को शीमा की कही हुई बात याद आती है कि शायद उनका अट्रैक्शन के फिजिकल लुक्स पर ज्यादा था। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो सच में उसे जानने लगा है, और अब उसे खुद पर शक होने लगता है कि क्या उसका प्यार सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए था या उसकी पर्सनैलिटी के लिए। उसी वक्त ट्विस्ट आता है, बचा हुआ सारा चॉकलेट के खुद खा लेती है ताकि कुछ वेस्ट न हो, और नतीजा वो वापस अपने पुराने रूप में लौट आती है, यानी फिर से मोटी के। सब शॉक में पड़ जाते हैं। नानाशिमा तो बेहोश ही हो जाता है और शिनोमिया की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। दोनों को सीधा इन्फर्मरी ले जाया जाता है। नानाशिमा अब ठान लेता है कि वो के को फिर से स्लिम बनाएगा, क्योंकि उसे उसकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। लेकिन गोर्डिटा वर्जन नहीं। उसका ये फिटनेस प्लान शिनोमिया भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसी बीच शीमा को काई का क्यूट और चबी रूप बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वो उसके लिए ढेर सारा खाना लाती रहती है। तभी खबर आती है कि के ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने जो वियर्ड सी चॉकलेट स्कल्पचर भेजी थी वही जीत गई। ये साबित करता है कि दिल की भावनाएं हमेशा बाहरी रूप से ज्यादा मायने रखती हैं। अब के को इनवाइट किया जाता है एक ग्रैंड अवार्ड सेरेमोनी में, जहां बहुत सारे लोग होंगे जो उसे एडमायर करते हैं। वो वहां सुंदर दिखना चाहती है, इसलिए नानाशिमा मौका पाकर उसे फिर से एक्सरसाइज में झोंक देता है। इतना कि उसे देखकर लगता है जैसे के कोई ट्रेनिंग कैंप में हो। इगाराशी और मुत्सुमी भी उसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन खासकर मुत्सुमी, जो कभी उसके बाहरी रूप से प्रभावित नहीं हुआ और हमेशा वही जेंटल स्माइल रखता है। के पूरी मेहनत करती है, लेकिन वेट कम नहीं होता, बस थकान बढ़ जाती है। तब शिनोमिया डिसाइड करता है कि अब उसे एक्सरसाइज करवाने का तरीका थोड़ा फन बनाना होगा, बिल्कुल के स्टाइल में। सब साथ में कोशिश करते हैं। माहौल काफी हल्का और हंसी मजाक वाला हो जाता है। लेकिन इसी दौरान के ज्यादा मेहनत के चलते गिर जाती है और उसकी हिप में चोट लग जाती है। सब उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाते हैं। शिमा काय को इतनी थकी हुई हालत में देखकर गुस्सा हो जाती है और नानाशिमा को डांट देती है कि उसने उस पर इतनी स्ट्रिक्ट डाइट क्यों थोपी। तभी मुत्सुमी बीच में आता है और कामली कहता है ये फैसला के का है कि उसे डाइट जारी रखनी है या नहीं। आने वाले दिनों में शिमा के का पूरा ख्याल रखती है, इतना कि हर वक्त उसके आसपास ही मंडराती रहती है। के इससे थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि पोलाइटली स्पेस कैसे मांगे। तभी इगाराशी, जो के मूड को नोटिस कर रहा था, एक दिन क्लास शुरू होने से पहले ही उसे पकड़कर रूफटॉप पर ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि के अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। क्योंकि अब सबको एहसास होता है कि असली आकर्षण सिर्फ किसी के दिखने में नहीं बल्कि उसके दिल में होता है। एक छोटी सी बातचीत के दौरान इगाराशी को साफ समझ आता है कि उसे के का सबसे बड़ा आकर्षण उसका प्यारा स्वभाव, उसकी चमकती मुस्कान और मेहनती नेचर है, ना कि उसका शरीर। और फिर वो नानाशिमा से खुलकर कह देता है कि हाँ, वो के से सच में प्यार करने लगा है। नानाशिमा ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फिर भी जिद पर अड़ा रहता है कि उसे के तभी पसंद है जब वो पतली हो। इस बीच हमारी प्यारी के अपनी नई डाइट शुरू करती है और शिनोमिया एक नया ट्रेनिंग प्लान बनाता है। नानाशिमा और शिनोमिया सोचते हैं कि उसे मोटिवेट करने का सबसे पक्का तरीका होगा अगर वो दोनों बॉयज लव वाली सीन्स एक्ट करें, क्योंकि आखिर के तो हार्डकोर फुजोशी है। और क्या बताएं, ये ट्रिक कमाल कर जाती है। के इतनी इंस्पायर्ड हो जाती है कि जान तोड़ मेहनत करने लगती है, सिर्फ इसलिए कि वो दोनों फिर से कोई क्यूट कपल मोमेंट करें। आखिरकार के अपना टारगेट पूरा कर लेती है। वो स्लिम हो जाती है और अब प्राइज सेरेमोनी के लिए खुद को परफेक्ट दिखाना चाहती है। उसके चारों दोस्त उसकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ते। कई बार तो इतनी ऑकवर्ड सीन्स भी करनी पड़ती हैं कि खुद वो शर्म से लाल पड़ जाते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। के सबको इग्नोर करने लगती है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। सब चिंतित होकर पूछते हैं कि क्या हुआ, और तब के एकदम शॉक दे देती है। वो कहती है कि उसने किसी स्पेशल को पाया है जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। चारों के चेहरे पर सस्पेंस साफ दिखता है, लेकिन अगले ही पल सबका सस्पेंस टूट जाता है जब के बताती है कि वो स्पेशल समवन असल में एक 2D कैरेक्टर है, एके कांचू रेनबो एनिमे से। शिमा तो तुरंत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उस एनिमे की बड़ी फैन है, लेकिन बाकी 4 लड़के पूरी तरह कंफ्यूज्ड। 2D कैरेक्टर से प्यार, ये क्या नया चैप्टर है? लेकिन क्यूरियोसिटी में सब पूछ बैठते हैं कि आखिर ये एनिमे है किस बारे में। और फिर के और शिमा एक्साइटमेंट में पूरे जोश से उन्हें बताने लगती हैं, बल्कि पहले तो
उन्हें वो एनिमे का वीडियो दिखाती हैं जहां एक अपने मालिक की आर्मर बनकर लड़ता है। वो वीडियो इतना इंटेंस होता है कि दोनों लड़कियां लिटरली फैनगर्ल मोड में चली जाती हैं। अचानक दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि उस एनिमे में कौन एक्टिव है और कौन पैसिव, और यही बात उनकी दोस्ती में दरार डाल देती है। दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं और माहौल पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। अब चारों लड़के एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इन दोनों को फिर से दोस्त बनाया जाए। वो दोनों को ऐसे इनवाइट करते हैं जैसे सब कुछ कोइंसिडेंस हो। एक दुकान में बुलाकर उन्हें ड्रिंक पिलाते हैं और कैजुअली बताते हैं कि उन्होंने भी वो एनिमे देख लिया है। दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही एक्टिव वर्स पैसिव की बात फिर से छिड़ती है, माहौल फिर गर्म हो जाता है। शीमा एक नया सोल्यूशन देती है। दोनों अपनी अपनी फैन वर्क बनाकर ऑनलाइन डालें, जिसकी ज्यादा व्यूज आएंगी वही जीतेगी। दोनों दिन रात मेहनत में जुट जाती हैं। के तो इतनी ओवरवर्क कर लेती है कि उसका चेहरा थकान से उतर जाता है। आखिरकार दोनों की रचनाएं अपलोड होती हैं और व्यू काउंट का इंतजार शुरू होता है। जब नतीजा आता है तो शीमा जीत जाती है। वो अपनी जीत का फायदा उठाकर के से जबरदस्ती कहलवाना चाहती है कि मैं हार गई, लेकिन के रो पड़ती है और भाग जाती है। इगाराशी, जो ये सब देख रहा था, शीमा से गुस्से में कहता है, तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें क्यूट चीजें पसंद हैं, तो फिर किसी प्यारी लड़की को रुलाना कब से क्यूट हो गया। ये सुनकर शीमा चुप पड़ जाती है और उसे वो पल याद आता है जब उसने के को पहली बार देखा था। वो तब मोटी थी और उसी वक्त शीमा नए स्कूल में दाखिल हो रही थी और तभी के गलती से एक स्टूडेंट पर गिर गई थी। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने लगती है, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं उस पल पर जब सब कुछ जैसे किस्मत ने खुद लिखा हो। पहले तो के देर से पहुंचती है और एक मौके पर वो अपने मांगा कन्वेंशन में डेब्यू करती है। शीमा उसे वहां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि के अब पहले जैसी नहीं रही। उसका वजन घट चुका था और उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। शीमा ने फिर खुद को अपने इंडिपेंडेंट डूजिन आर्टिस्ट के काम में झोंक दिया, लेकिन जब किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलवाया तो शीमा के चेहरे पर सच्ची खुशी झलकने लगी, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि के सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। शीमा समझ जाती है कि के उसके लिए दुनिया की सबसे अहम इंसान है और इतनी प्यारी दोस्ती किसी छोटी सी बहस के कारण खो देना बिल्कुल बेवकूफी होगी। इसलिए शीमा सीधे के पास जाती है सुलह करने के लिए, और के बिना एक पल सोचे उसे माफ कर देती है, क्योंकि सच कहें तो उसे भी शीमा की बहुत याद आ रही थी। दोनों की दोस्ती फिर से खिल उठती है। कुछ ही दिनों में एक एनिवर्सरी इवेंट होने वाला होता है उस पुराने योद्धा के सम्मान में, जिस पर कंचू रनबू के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन आधारित था। के और शीमा दोनों उस कैरेक्टर की बड़ी प्रशंसक हैं, इसलिए वो दोनों सेरेमनी में जाने का फैसला करती हैं, जो दरअसल उस हीरो की विदाई जैसी यादगार समारोह है। शीमा सीक्रेटली सोचती है कि बाकी सबको ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं, तो ये मौका परफेक्ट रहेगा के साथ अकेले टाइम बिताने का। लेकिन मुत्सुमी की सर्व सामूहिक उत्साह वाली आदत के कारण सब लोग साथ जाने का प्लान बना लेते हैं। वो सब एक साधारण सी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, जो भले लग्जरी नहीं थी लेकिन कोजी और आरामदायक जरूर थी। वहाँ हॉट स्प्रिंग्स भी होती हैं, और जब लड़के अल्गेरिया में नहा रहे होते हैं तो लड़कियां क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन में लिटरली फट पड़ती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ज्यादा सजेस्टिव सीन्स चलने लगते हैं। शाम को सब अपने कमरे में बोर्ड गेम खेलने लगते हैं, जो धीरे धीरे पिलो फाइट में बदल जाता है, और वो भी फुल ऑन एनिमे बैटल वाइब के साथ। इगाराशी एक तकिए के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से के पर गिर जाता है। दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि लगने लगता है अब तो किस होने ही वाला है, लेकिन बाकी सब सिवाय मुत्सुमी के तुरंत उसे खींचकर दूर करते हैं और उसकी जमकर तकिया पिटाई कर देते हैं। तभी लॉज की बुजुर्ग मालकिन अंदर आकर सबको डांटती हैं कि अब बस करो, रात के सन्नाटे में ये युद्ध क्यों चल रहा है। अगले दिन सब लोग सेरेमोनी में पहुंचते हैं, जहां के और शीमा पहले से भी ज्यादा करीब हो जाती हैं। वो दोनों महसूस करती हैं कि उसी लेजेंडरी वॉरियर की वजह से उन्हें वो एनिमे मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसके बाद सब एक हिस्टोरिकल म्यूजियम घूमते हैं और फिर जतोरा की कब्र पर जाते हैं। काफी देर वहां समय बिताने के बाद सब पास के रेस्तरां में खाना खाने बैठते हैं, जहां मुत्सुमी उन्हें जतोरा की डरावनी कहानी सुनाता है। वो एक एंशिएंट वॉरियर था जिसने अपने बेटे की हत्या की खबर सुनकर पागलपन में हर किसी को मार डाला जो उसके सामने आया। अंत में जब उसका सिर काटा गया तो कहते हैं वो सिर हंसते हंसते एक पास के द्वीप तक लुढ़क गया, और अब तक कहा जाता है कि वो सिर वहीं मौजूद है। अब के और शीमा जैसी डाई हार्ड फैंस के लिए ये किसी सीक्रेट प्लेस से कम नहीं, चाहे कोई गांव वाला उन्हें चेतावनी ही क्यों न दे कि वो जगह शापित है। लेकिन फैंडम के जोश के आगे डर टिकता कहाँ है। सब छोटे छोटे नावों में बैठकर उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। जोड़ी तय करने के लिए स्टोन पेपर सीजर का खेल होता है, और नतीजा ये निकलता है कि इगाराशी और के एक ही नाव में साथ पड़ते हैं। सफर के दौरान इगाराशी
इगाराशी पिछले रात वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और दोनों के बीच एक प्यारा शांत पल बनता है। लेकिन तभी मौसम एकदम बदल जाता है। शांत समंदर में अचानक एक भयंकर व्हर्लपूल उठता है जो सबकी नावों को खींचकर बीच में ले जाता है। नावें पलट जाती हैं, सब पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब होश में आते हैं तो खुद को एक अजनबी द्वीप के किनारे पाते हैं। लहरों ने उन्हें वहीं फेंक दिया था। इगाराशी, शिमा और शिनोमिया साथ हैं। लेकिन तभी शिनोमिया को नानाशिमा बेहोश पड़ा मिलता है और जब वो चेक करता है तो पता चलता है वो सांस नहीं ले रहा। नानाशिमा को बचाने के लिए इगाराशी को उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ता है और सोचो क्या, शिमा उस मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर कई फोटोज ले लेती है। दूसरी तरफ मुत्सुमी जब बेहोश के को देखता है तो घबराकर सोचता है कि शायद उसे भी माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो झुकता है कि अचानक पानी उगलकर होश में आ जाती है। हालांकि अब भी वो बहुत कमजोर है। सब एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन चाहे कितनी भी आवाज लगाएं कोई किसी तक पहुंच नहीं पाता। तभी के को तेज बुखार हो जाता है और मुत्सुमी मजबूर होकर उसे एक पुराना सा शेड ढूंढकर वहां ले जाता है। वो के गीले कपड़े उतारकर उसे एक कंबल में लपेट देता है बिना किसी गलत इरादे के, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी तबीयत न बिगड़े। वो उसे पोंछकर सूखा कपड़ा पहनाता है और पूरा वक्त आंखें बंद रखता है ताकि कोई गलतफहमी न हो। जब कपड़े सूख जाते हैं के को गर्म कपड़े पहनाकर वो उसके पास बैठा रहता है ताकि उसकी हालत संभल जाए। दूसरी ओर बाकी ग्रुप को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें उसी तरह के एक और शेड में ले जाता है। सब ठीक लग रहा था लेकिन अचानक उस आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, डरावना और शैतानी रूप ले लेता है। तभी नीली आग की गोलियां हवा में तैरने लगती हैं और सब डरकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक पुरानी कब्र तक पहुंचते हैं जहां उन्हें हाकी सियोरा की आत्मा दिखाई देती है। बाकी भूतों के साथ अब सब अपने एमुलेट्स निकालते हैं जो उन्होंने मंदिर से खरीदे थे और आत्माओं से टकराते हैं। लेकिन तभी हमारी प्यारी के सामने आती है और अपने दिल की सच्चाई से हाकी सियोरा को समझाती है कि आज के समय में लोग उसे एक हीरो के रूप में याद करते हैं, किसी बदले की भावना वाले राक्षस की तरह नहीं। उसकी बात सुनकर आत्मा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो एक मुस्कान के साथ गायब हो जाता है। इसके बाद सब भागते हुए उस भुतहे द्वीप से निकल जाते हैं और किसी तरह वापस उसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां वो पहले खा चुके थे। वहां शेफ हंसते हुए बताता है कि उसने उन्हें खाने में कुछ जहरीले मशरूम दे दिए थे जिनसे भयंकर हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी वो सब भूत, आग की गोलियां और द्वीप का डर सब उनके दिमाग की उपज थी। अब सब फिर से अपने पुराने कैफे में बैठते हैं जैसे हर दिन करते हैं। लेकिन नानाशिमा महसूस करता है कि अब कुछ बदल गया है। बाकी सब कै के करीब आ चुके हैं लेकिन वो खुद पीछे छूट रहा है। अपनी छोटी बहन की देखभाल करते हुए उसे एहसास होता है कि वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता बल्कि वाकई कै को पसंद करने लगा है। जब वो अपनी बहन के साथ उसके पसंदीदा मैजिकल गर्ल शो देख रहा होता है तो खुद से वादा करता है कि वो अब सच में के को इम्प्रेस करेगा। अगले दिन शिमा पहले पहुंचकर के को बाहर चलने का निमंत्रण देती है लेकिन के मना कर देती है क्योंकि वो अपने ऑफ डेज में काम कर रही है। उसे आने वाली एनिमे कन्वेंशंस के लिए पैसे चाहिए और पिछले इवेंट्स में वो सब खर्च कर चुकी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो काम जिस जगह कर रही है वहीं मैजिकल गर्ल शो का एक शो भी हो रहा है। बाकी ग्रुप उसे और समय देने के लिए उसी जगह काम ढूंढने का फैसला करता है और इंटरव्यू में तुरंत सेलेक्ट भी हो जाते हैं। नानिशिमा को तो खास तौर पर इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि उसे पूरा शो याद है। आखिर वो तो अपनी बहन के साथ हर एपिसोड देखता था। ये उसके लिए परफेक्ट मौका है के करीब आने का। दोनों को अपने अपने रोल्स की प्रैक्टिस करनी होती है और धीरे धीरे नानाशिमा के और करीब आ जाता है। लेकिन एक दिन वो हल्का बीमार उठता है, फिर भी रिहर्सल में जाता है। वहीं उसे तेज बुखार आता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सब उसे घर ले आते हैं और के खुद उसकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। घर पर नानाशिमा की छोटी बहन के को उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठती है जिस पर के तुरंत घबराकर इनकार कर देती है। वो नानाशिमा को सूप खिलाने जाती है लेकिन बुखार में डिलीरियस नानाशिमा अचानक के का हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार के पास रोक लेता है जिससे के डरकर पीछे हट जाती है। उसी वक्त इगाराशी वहां पहुंचता है और उसे चेक करने आता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन के उस पल में बहुत असहज महसूस करती है और बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल जाती है। अब इगाराशी गुस्से में है और तय कर चुका है कि वो नानाशिमा से बात करेगा या शायद मुकाबला करेगा। नानाशिमा पहले ही काय से माफी मांगने का मन बना चुका था लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आया उसने उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहा। अब भी वो उस घटना से डरी और हिल चुकी थी। फिर भी नानाशिमा हार नहीं मानता और उसके घर के खिड़की से पुकारने लगता है, इतनी जोर से
कि पूरे मोहल्ले का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी काय का बड़ा भाई तकुरो बाहर आता है और उस पर नमक फेंककर उसे भगाने की कोशिश करता है, जैसे किसी भूत को भगा रहा हो। अगले दिन काय आखिरकार रिहर्सल में वापस आती है, क्योंकि मैजिकल गर्ल शो का दिन करीब था। उस दिन किरारी और काय का भाई भी शो देखने आए थे, लेकिन कुछ अजीबोगरीब और ओवर एक्साइटेड फैंस लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। तभी नानाशिमा सामने आता है और काय के साथ मिलकर उन सबको मजा छका देता है। उसी वक्त वो काय से वादा करता है कि अब कभी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। शो धमाकेदार हिट होता है और नानाशिमा को आखिरी वक्त पर एक डांसर की जगह परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उसे पूरी कोरियोग्राफी याद थी। उसकी बहन उसे स्टेज पर देखकर झूम उठती है और काय भी उस पर फिर से भरोसा करने लगती है, समझती है कि उसका वादा सच्चा है। फिर आते हैं गर्मी की छुट्टियां और पूरा ग्रुप शिमा के बीच वाले घर में छुट्टियां मनाने पहुंचता है। शिमा का घर शानदार था, लेकिन नानाशिमा को एक बात परेशान कर रही थी। सबको एक ही कमरे में सोना था और कै का कमरा उनसे काफी दूर था। इसी बीच शिनोमिया आईने में खुद को देखकर सोचता है कि उसका पतला दुबला शरीर दूसरों जैसा ताकतवर नहीं है, पर वो कुछ कहता नहीं और सबके साथ बीच पर चला जाता है। अगले दिन सब सर्फिंग करने निकलते हैं, धूप, लहरें और मस्ती। लेकिन शिनोमिया कई बार कोशिश करने के बाद भी काय का ध्यान नहीं खींच पाता। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। उसे लगता है कि वो बाकी लड़कों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर एक छोटा हादसा होता है। काय गलती से खाना गिरा देती है जो सब मिलकर बना रहे थे। ये देखकर शिनोमिया खुद को दोषी मानता है और गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। काय चिंतित होकर उसके पीछे निकल पड़ती है। बाकी सब भी उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुल टूट जाता है और ग्रुप अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। काय आगे बढ़ती है और आखिरकार शिनोमिया को ढूंढ लेती है, जो बेलों में फंसा हुआ होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक पुराने बिल्डिंग में शरण लेते हैं, वही जगह जहां सब मिलने वाले थे। वहां शिनोमिया काय से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और दोनों के बीच एक प्यारी सी बातचीत शुरू होती है। लेकिन तभी अचानक दो लड़के अंदर घुस आते हैं, वही जो पहले शिमा और काय को परेशान कर चुके थे। पर इस बार हालात अलग थे। इगाराशी, नानाशिमा और मुत्सुमी वहां पहुंच जाते हैं और उन गुंडों को अच्छी खासी सबक सिखाते हैं। सब घर लौट आते हैं और शिनोमिया फिर से सबके सामने झुककर माफी मांगता है। वो कहता है कि भले ही वो दूसरों जैसा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो काय की रक्षा करने और उसका साथ देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसी बीच मुत्सुमी को अपने क्लब में एक पुराना नक्शा मिलता है, जिसमें एक हिडन ट्रेजर की जगह चिन्हित होती है। वो सबको मनाता है चलने के लिए। हालांकि बाकी लोग ज्यादा इसलिए साथ आते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि मुत्सुमी का इरादा काय के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम बिताने का है। लेकिन शिमा महसूस करती है कि मुत्सुमी ही अकेला है जो अब भी काय को उसी इज्जत और अपनापन से ट्रीट करता है जैसे पहले करता था, और शायद यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। शिनोमिया को तो सच में काय के लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन बाकी सबको देखकर लगता है जैसे वो बस उसे एक दोस्त की तरह देखती है। खैर, पूरा ग्रुप उस जगह पहुंचता है जहां ट्रेजर होने की बात थी, एक अंधेरी गुफा। लड़के सबसे पहले अंदर जाते हैं और रास्ते में इगाराशी मुत्सुमी से सीधे पूछ लेता है, क्या तू काय को पसंद करता है? लेकिन जवाब देने से पहले ही काय और शिमा वहां पहुंच जाती हैं, तो सब साथ में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मुत्सुमी उस सवाल के बारे में सोचने लगता है। उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा था। उसके लिए काय हमेशा एक प्यारी सच्ची लड़की थी जिसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, बस इतना ही। लेकिन तभी गुफा में उनका सन्नाटा टूट जाता है। सैकड़ों चमगादड़ अचानक उन पर झपट पड़ते हैं। सब जान बचाकर भागते हैं और इस अफरा तफरी में मुत्सुमी और काय बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। अंधेरे में घिरा मुत्सुमी बिल्कुल जड़ हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसे एक अंधे कमरे में बंद कर दिया गया था और तब से उसे अंधेरे का डर है। काय समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन करती है और प्यार से उसे शांत करती है। मुत्सुमी उसे सब बताता है, उसका डर, उसका अतीत और वो भ्रम जिसमें वो फंसा हुआ है। काय उसकी बात बड़े अपनापन से सुनती है, उसे भरोसा देती है कि वो अकेला नहीं है। इसी दौरान अपनी उलझन और भावनाओं के बीच मुत्सुमी थोड़ी इम्पल्सिव हरकतें करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बाकी सब उन्हें ढूंढ लेते हैं। उधर शिमा और इगाराशी को वो ट्रेजर आखिर मिल जाता है, लेकिन जब बॉक्स खोलते हैं तो अंदर बस एक कागज का टुकड़ा होता है। असल में ये सब एक प्रैंक था मुत्सुमी के बड़े भाई काजुमा का, जो 3 साल पहले हिस्ट्री क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था। सब हंसते हुए गुफा से बाहर निकल आते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है, काजुमा यानी मुत्सुमी का बड़ा भाई। ब्रेक में सब मुत्सुमी से उसके भाई के बारे में पूछते हैं और तभी काजुमा खुद कैफेटेरिया में आ जाता है। काय से मिलते ही उसके प्रति थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगता है। जैसे ही वो काय के पास आने की कोशिश करता है, मुत्सुमी झटके से बीच में आ जाता है और उसका ये रिएक्शन सबको हैरान कर देता है, यहाँ तक कि काजुमा को भी। धीरे धीरे काजुमा पूरे स्कूल में मशहूर हो जाता है। लड़कियां उसे पसंद करती हैं और लड़के भी, क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडली है। एक दिन मूवी देखकर लौटते वक्त
उसकी मुलाकात काए से होती है। वो उसे लंच पर चलने को कहता है और दोनों थोड़ा बात करते हैं, खासकर मुत्सुमी के बारे में। बाद में काजुमा अपने भाई को बताता है कि उसने काए के साथ खाना खाया और मजाक में कहता है कि काश उसे भी ऐसी प्यारी लड़की मिलती। काजुमा को जब पता चलता है कि काए एक ओटाकू है तो वो उसकी फेवरेट कैरेक्टर का मॉडल गिफ्ट कर देता है ताकि उससे करीब आ सके। अगले दिन काए क्लब रूम में उस मॉडल को सजाने में व्यस्त होती है। तभी काजुमा अंदर आता है। काए थोड़ी घबरा जाती है और गलती से एक बॉक्स गिरा देती है जो उसके ऊपर आने ही वाला था, लेकिन काजुमा फुर्ती से उसे खींचकर बचा लेता है। दोनों बेहद करीब आ जाते हैं और काए का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसी वक्त मुत्सुमी कमरे में घुसता है और गुस्से में अपने भाई को काए से अलग करता है। वो काजुमा से कहता है उससे दूर रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ जाती है। मुत्सुमी ने झूठ बोला था, सिर्फ काए को अपने भाई के फ्लर्टी तरीकों से बचाने के लिए। काजुमा हंसकर मान लेता है, लेकिन कहता है कि उसे काए वाकई पसंद है और अब वो भी उसका प्रेमी प्रतिद्वंदी बनेगा। बाकी सब काजुमा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना चार्मिंग है कि एक एक करके सब उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं। आखिर में वो तय करते हैं कि अब मामला मुत्सुमी ही संभालेगा। आखिर काजुमा उसका भाई है। मुत्सुमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काजुमा कहता है कि वो काए को सच में पसंद करता है और तभी मौका पाकर वो मुत्सुमी को उसके पुराने ट्रॉमा की तरह एक लॉकर में बंद कर देता है और मस्ती में वहाँ से निकल जाता है, जबकि बाकी लोग उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए भागते हैं। जो कुछ अभी हुआ था उसे देखकर सब काफी परेशान थे, लेकिन मुत्सुमी ज्यादा तनाव नहीं लेता, बल्कि वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर उसके बड़े भाई काजुमा ने साफ कहा था कि वो काए को सच में पसंद करता है, लेकिन मुत्सुमी जानता है कि जिंदगी भर उसने हमेशा अपने भाई की खुशी के लिए सब कुछ किया है, उसे हर वो चीज दी है जो उसके पास थी। दोनों भाइयों का रिश्ता हमेशा से प्यारा और मजबूत रहा है, लेकिन इस बार मुत्सुमी अपने दिल की बात नहीं दबा पा रहा। वो नहीं चाहता कि काजुमा को काए मिले। उधर इगाराशी और नानाशिमा मिलकर प्लान बनाते हैं कि काजुमा और काए के बीच किसी भी तरह का संपर्क रोक दिया जाए, कम से कम जब तक उसका प्रोफेसर वाला ट्रायल पीरियड खत्म नहीं हो जाता। लेकिन उसी दिन काजुमा स्कूल के लाउड स्पीकर्स ऑन करके सबके सामने अपने छोटे भाई को जापानी सिविल वॉर कार्ड गेम की एक कैस्टल बैटल में चैलेंज कर देता है। मुत्सुमी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या तमाशा है, लेकिन फिर काजुमा खुलकर कहता है, तू हमेशा मुझे सब कुछ दे देता था, लेकिन इस बार अगर तुझे सच में ऐतराज है तो खुद रोक के दिखा। और फिर शुरू होती है दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त कार्ड बैटल। शुरू में लग रहा था कि काजुमा जीत जाएगा, लेकिन आखिर में मुत्सुमी चाल पलट देता है और शानदार तरीके से जीत जाता है। वो अपने भाई से कहता है कि इस बार वो चीज नहीं छोड़ेगा जो सच में उसके दिल के करीब है। सबके चेहरे पर राहत आ जाती है, लगता है अब काजुमा उनकी लव रेस से आउट हो गया है। लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं जब मुत्सुमी अचानक काए से अपने दिल की बात कह देता है। उसके भाई की वजह से उसे आखिर समझ आया कि वो उससे प्यार करता है। हालांकि काए साफ नहीं सुन पाती कि उसने क्या कहा, क्योंकि बाकी सब उसे वहाँ से खींच ले जाते हैं ताकि उससे जवाब लिया जा सके। मुत्सुमी शांत होकर सबको बताता है कि हाँ, वो सच में काए से प्यार करता है और ये भी कहता है कि अगर वो लोग भी सच में कुछ महसूस करते हैं तो उन्हें भी हिम्मत करके काए को बता देना चाहिए। लेकिन बाकी सब इसके बजाय ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि मुत्सुमी को काए से मिलने का मौका ही न मिले। तब मुत्सुमी अपने भाई का तरीका अपनाता है, स्कूल के लाउड स्पीकर से काए को बुलाता है और कहता है, मुझसे छत पर मिलो। बाकी सब फिर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुत्सुमी उन्हें सीधा जवाब देता है, अगर तुम्हें सच में उससे कुछ कहना था तो अब तक कह देते, वक्त बर्बाद करना बंद करो। आखिरकार सब छत पर इकट्ठे होते हैं। काए वहां पहुंचती है और बिना किसी झिझक के सब लड़के एक एक करके उसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो सब कहते हैं कि वो जवाब की जल्दी नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि काए को पता हो कि उनके दिल में क्या है। इस सब से काए काफी उलझ जाती है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास जाती है और सब कुछ बताती है कि कैसे चारों लड़के अब उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसने तो उन्हें कभी रोमांटिक वे में देखा ही नहीं था। उसकी दोस्त मुस्कुराकर कहती है, ये तो बिल्कुल किसी ऑटोम गेम जैसा लग रहा है, तो क्यों न हर रूट ट्राई कर। काए को आइडिया पसंद आता है। वो सबको फिर से बुलाती है और कहती है, अगले हफ्ते मैं हर किसी के साथ अलग अलग डेट पर जाऊंगी, फिर बताऊंगी मेरा दिल किसके लिए धड़कता है। अगले हफ्ते वो हर एक के साथ वक्त बिताती है, हर डेट अलग, हर एहसास अलग। वो नोटिस करती है कि हर एक में कुछ न कुछ खास है। इगाराशी की केयरिंग नेचर, नानाशिमा का मजाकिया अंदाज, शिमा की गहराई और मुत्सुमी का सुकून देने वाला स्वभाव। उसे लगता है शायद उसे सब पसंद है, लेकिन सच्चा प्यार कौन है ये समझ नहीं पाती जब तक कि उसे एहसास नहीं होता। वो सबको फिर से बुलाती है। सब सांस थामे खड़े हैं। काए मुस्कुराकर कहती है, मुझे आप सब बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन मेरा दिल जिस पर आया है वो है शियोन द मिराज स्टार। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है और काए वहाँ से भाग जाती है। बाकी सब उसे जाते हुए बस देखते रह जाते हैं, पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस। और यहीं खत्म होती है ये क्रेजी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में फुजोशी लिखना मत भूलना, ताकि पता चले कि आप टिल दी एंड जुड़े रहे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती इतना लंबा सफर तय करना।